नमस्कार। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। इस समय वे चुनाव में व्यस्त हैं, चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। स्वतंत्र देव सिंह ने यह मुकाम ऐसे ही हासिल नहीं किया है। एक सामान्य परिवार में जन्म लिया और उसके बाद छात्र जीवन से राजनीति में उन्होंने जो पैर रखा उसके बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। आज स्वतंत्र देव जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता के उन सवालों का जवाब दें जो जनता जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में क्या किया और आगे आने वाला उनका एजेंडा क्या है। स्वतंत्र देव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया संवाद कार्यक्रम में। पहला सवाल यही है कि कानून व्यवस्था को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष पर हमलावर रही है। 2017 से पहले तक भारतीय जनता पार्टी का आरोप था कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज नहीं था। प्रदेश के सारे माफिया और दबंग अब जेल में हैं, लेकिन विपक्ष कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठा रहा है और वो ये लगातार हमले कर रहा है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। तो इन परिस्थितियों में भी आप किस तरह से विपक्ष के हमलों का जवाब देंगे और आपकी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है? सरकार ने किस तरह से कानून व्यवस्था को राज कायम किया है, ये आपसे जानना चाहते हैं। जो कहा वो किया, सोच ईमानदार और काम धंधा। 15 सालों तक इस राज्य को लोगों ने लूटा। गुंडागर्दी ये आलम थी कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। इस राज्य के अंदर कोई बेटी सुरक्षित नहीं थी, कोई बिल्डर सुरक्षित नहीं था और बिल्डर को फोन करो या पैसा दे या पूरा काम दे मिट्टी का, नहीं देगा तो मरेगा। ये आलम उत्तर प्रदेश की स्थिति थी। एक व्यापारी भी सुरक्षित नहीं था, न राज्य सुरक्षित था। हजार हजार मोटरसाइकिल शाम को निकलते थे, ऐसे दौड़ते थे जैसे कुचलते हुए निकल जाएंगे और लोगों को अपहरण करते हुए निकल जाएंगे। न पुलिस बोलती थी, न पुलिस यानी सरकार बोलती थी। आदरणीय योगी जी शपथ लेते ही जो नारा में दिया था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, गुंडों को दफन कर दिया या गुंडे या राज्य को छोड़ दिए या जेल में गए या जमीन में गए या आसमान में गए। एक भी गुंडे यहां बचे नहीं। आज मैं कह सकता हूं कि राज्य सुरक्षित है। कोई भी कल्पना नहीं, सभी कल्पना कर सकते हैं। सभी लोग, प्रदेश अध्यक्ष या सरकार का एक व्यक्ति भी किसी थाने में फोन नहीं किया होगा कि इस गुंडे को बरी करो, छोड़ो। कानून का राज है, कानून काम कर रहा है, जिसके कारण राज्य के अंदर शांति है और निवेश बढ़ रहा है। लेकिन विपक्ष फिर क्यों ये आरोप लगा रहा है कि इस भाजपा की सरकार में कानून का राज जो है उतना कायम नहीं हो सका जितना भारतीय जनता पार्टी दावा करती है? आज एक भी राज्य के अंदर वसूली नहीं, एक भी किसी दुकानदार को वह सोना खरीद लावे और पेमेंट न करे, किसी की हैसियत नहीं है। पहले ऐसा बाउचर पकड़ा देते थे और 50 लाख के घर में सोना आ जाता था, सोनार मांगते मांगते थक जाता था, लेकिन पेमेंट नहीं होता था। आज राज्य के अंदर किसी की हैसियत नहीं कि किसी दुकानदार से वह परचेज कर ले सामान और उसका पेमेंट न करे। किसी की हैसियत नहीं राज्य के अंदर जब से योगी सरकार। एक ये भी था कि अक्सर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये आरोप लगाते हैं कि सपा के सरकार में थाने जो हैं उनके कार्यालय बन गए थे। क्या ये सच है? 100% सत्य है। आपने आदरणीय उपाध्याय जी ने बहुत अच्छा विषय उठाया। उनके राज्य में सरकार रहती नहीं है। थाने क्या, एक तरह का थाने कार्यकर्ताओं का अड्डा बन जाता है। दरोगा का व्यवहार बदल जाता है और एक भी रिपोर्ट नहीं लिखा जाता है। यानी रिपोर्ट जो मियां जान बोलते थे वही रिपोर्ट लिखा जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा का भले शासन रहा हो, लेकिन चलती थी आजम खान मियां जान का। जो वो बोलते थे वही होता था। गुंडे से गुंडे छूट जाते थे, लेकिन किसी की हैसियत नहीं है मुख्यमंत्री का कि मियां जान को रोक ले। बिल्कुल। एक और सवाल है कि प्रदेश को 2017 के पहले अवैध कब्जों और काले कारोबारों का गढ़ कहा जाता था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस छवि को तोड़ा है, अपराध मुक्त किया है। बावजूद इसके विपक्षी आप पर भेदभाव का आरोप लगाते हैं। क्या वजह क्या है? आखिर विपक्ष को मतलब क्या कहना क्या चाहता है विपक्ष और आपके पास जवाब क्या है? देखिए, विपक्ष क्या कहता है अलग विषय है, लेकिन इस राज्य के अंदर 15 सालों में सरकारी प्रॉपर्टी, गरीबों की प्रॉपर्टी, दलित शोषित वंचितों की प्रॉपर्टी, ऐसे बड़े लोगों की प्रॉपर्टी, ये गुंडे माफिया जहाँ हाथ रख देते थे, ये विवादित जमीन कर देते थे, फिर कोई भी पूछा हाल नहीं रहता था। न सरकार सुनती थी, न कानून सुनता था,
न ये सपा बसपा सुनते, कौन नहीं सुनते थे, न उनकी आवाज कोई उठाता था। भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करती थी, लोग प्रदर्शन करते थे, फिर भी कोई खुशहाल नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। आदरणीय योगी सरकार आने के बाद पहली बार ऐसे अवैध प्रॉपर्टी, जो दबंग लोग प्रॉपर्टी कब्जा किए थे, जो 15 सालों से एक छत्र राज था, यानी नेता, भ्रष्ट अधिकारी और गुंडों का जो तिकड़ी थी, एक नेक्सस बन गया था। नेक्सस थी, जो तिकड़ी थी, उसको ध्वस्त करने का किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार ने किया है। आज उनके संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है और उस संपत्ति का अधिकार या सरकार हो रहा है या गरीब को मकान बनाकर दिया जा रहा है। हाँ, ये बड़ा अच्छा विषय है कि जहां बुलडोजर चला है वहां गरीबों के आवास बनना शुरू हो गए हैं, उनका केवल शिलान्यास नहीं हुआ है। गरीबों का आवास बनना शुरू हो गया है और गरीब अब वहां निवास करेंगे, अपना आवास बनाएंगे। ये भी एक आरोप हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर लगता रहा है कि उनकी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और भाजपा कहती है कि हमारी सरकार में महिलाएं सर्वाधिक सुरक्षित हैं। उनके पास जो मुद्दा है वे अक्सर उन्नाव कांड को उठाते हैं या हाथरस कांड को लेकर के हमलावर रहते हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं महिलाओं को लेकर के बार बार सवाल उठ रहे हैं, जिस भी डिबेट में देखिए या विपक्ष के जो नेता हैं वो इस सवाल को अक्सर उठाते रहते हैं और उन्नाव को और हाथरस को वो बीच में लेके आते हैं। इस संपूर्ण राज्य में सपा बसपा में लोग 5 बजे अपना मकान दुकान बंद कर देते थे, और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मकान बंद करके महिलाएं बेटियां छत पर हो जाती थी। कोई भी बेटी स्कूटी से निकलती थी शिक्षिका पढ़ाने के लिए तो स्कूटी छोड़ा लिया जाता था और रिपोर्ट कर देती। इतना आतंक था इन लोगों, और प्रशासन शासन नाम का चीज नहीं था इनके शासन। तो अब ये कहा जाए कि जिन आंकड़ों को वो लोग बताते हैं, इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में महिलाओं पे अगर कोई अत्याचार होता है या कोई ऐसी अभद्र घटना होती है तो उसकी एफआईआर की जाती है। उस समय एफआईआर ही नहीं होती थी, ऐसा भाजपा का कहना है। उस समय तो एफआईआर तो छोड़िए, उल्टा जो जिसका उत्पीड़न होता था उसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की, कभी कभी उसी को जेल भेज देते थे। दूसरी बात, आज मैं गारंटी से कह सकता हूं इस राज्य के अंदर चाहे 12 बजे रात को बेटी भी निकले, अब किसी शहर में बेटी अपने घर पहुंच सकती थी। अब मां चिंतित नहीं रहती है। पहले ऐसा लगता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि वह यदि ट्यूबवेल पर रात में गया पानी देखने के लिए तो मां और पत्नी बाहर इंतजार करती थी कि बेटा और पति लौटेगा कि नहीं लौटेगा, जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर गया। ये अब तो और आज मैं कह सकता हूं आदरणीय योगी जी के शासन में वो निश्चिंत होकर मां और पत्नी सोती है और खेत से वो वापस आता है, और कोई बेटी भी और शिक्षिका की स्कूटी कोई नहीं रोक सकता है, न छोड़ाता है। यदि किसी ने किसी को छेड़ा तो फिर वो बचता नहीं, न संगठन न सरकार उसका मदद नहीं करता है। नहीं, ये भी सही है। और मैं अभी बताना चाहूंगा कि योगी सरकार ने हाल ही में आचार संहिता लगने के कुछ महीनों पहले एक योजना शुरू की थी कि अगर रात के 10 बजे बाद कोई महिला अकेली है और उसे घर जाना है तो वो 100 नंबर पर डायल करे तो पुलिस की गाड़ी महिला कांस्टेबल के साथ उसको घर छोड़ के आती है। ये आदरणीय योगी जी के आने के बाद न विद्यालय के सामने न शहर के अंदर कोई छेड़ता भी नहीं है, और शासन प्रशासन पुलिस सहयोग करता है और घर पहुंचाने का भी काम करता है। एक और जो सबसे अहम सवाल है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, 22 करोड़ की लगभग आबादी है इसकी। जब जब यहाँ नौकरियां दी गई, नौकरियां देने की बात हुई, तो ये हुआ कि या तो जाति के आधार पर या अन्य प्रलोभनों के आधार पर नौकरियां तय होती थी। लेकिन हाल ही में जो भारतीय जनता पार्टी ने नौकरियां दी हैं उसमें क्या पारदर्शिता बरती गई है? पहली बार योग्यता के आधार पर लोगों को नौकरी मिली। 5 लाख की नियुक्तियों में सैफई खानदान सपा शासन में झोला लेकर होटलों में रुक जाता था। योग्यता आधार पर जो नियुक्तियां लोग कर देते थे अधिकारी, वो रात में बदल दिया जाता था। जो सूची सीएम आवास और सैफई खानदान से गया वह सूची रिजल्ट निकल जाता था। लेकिन आज इस राज्य में कोई भी नहीं कह सकता है कि 1 रुपया किसी का रिश्वत लगा हो
योगी सरकार में, और मुख्यमंत्री संगठन का किसी की सूची गई हो, मुझे एक मिला रेलवे स्टेशन पर, पुलिस दौड़ता हुआ आया, बोला भाई साहब आप अध्यक्ष जी, मैं आपको पहचान गया, आप योगी जी को बधाई देना, मेरी बेटी के सिपाही में नौकरी लग गया और 1 रुपया नहीं लगा। एक कुली और रिक्शा चालक की बेटी को नौकरी मिल जाती है, ऐसा कुछ सपने में भी नहीं सोचा था। ये योगी सरकार है, ये बीजेपी सरकार है, ये तो फर्क साफ है। मोदी जी, योगी जी अक्सर गरीब कल्याण की बात करते हैं, गरीबों के लिए काम किए जा रहे हैं, तो क्या भाजपा सरकार इसे अपनी एक बड़ी उपलब्धि में गिना सकती है? जैसे राशन का मामला हो या जो बच्चों की फीस है उनके सीधे खाते में गई हैं, उज्ज्वला है, तमाम सारी योजनाएं हैं। तो आप अब चूंकि चुनाव मैदान में हैं, तो इसके लिए आपके पास क्या जवाब है जो जनता को आप देना चाहेंगे? 70 सालों बाद कांग्रेसियों ने इस देश को ठीक ढंग से लूटा और उत्तर प्रदेश सपा बसपा में पहली बार गरीबों के दर्द को किसी ने समझा है। एक चाय बेचने वाला गरीब परिवार में जन्म लेने वाला आदरणीय नरेंद्र मोदी ने समझा। कोरोना जैसे महामारी में, आपदा में, जहां विश्व का तहस नहस हो रहा था, विश्व अपने को संभाल नहीं पा रहा था, उस परिस्थिति में जान जहान दोनों बचाने का किसी ने काम किया है तो केंद्र की सरकार आदरणीय मोदी जी ने और राज्य की सरकार आदरणीय योगी सरकार ने। यानी गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भूख से भी कोई व्यक्ति न मरे, 15 करोड़ लोगों को राशन देने का किसी ने काम किया है तो आदरणीय मोदी सरकार ने किया, और 15 करोड़ को दोबारा कोई राशन दिया महीने में 2 बार तो योगी सरकार ने किया। और यही नहीं, मजदूर प्रवासियों को आपदा मतलब उनके सीधे बैंक में कहा जाए कि पैसा भी रुपया भी भेजने का किसी ने काम किया, और बेटियों को बेटों को फीस जमा भी करने का किसी ने काम बेटियों की शादी भी करवाती है योगी सरकार ने करवाया, और शादियां भी गरीब बेटियों को करवाने का किसी ने 45,000 रुपया मिलता है, बर्तन मिलते हैं, और वह योगी सरकार ने किया। और यही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण रहा, एक गरीब माँ, दलित माँ मिलती है हमसे, मैं पूछता हूँ माँ वोट किसको दो? वो माँ कहती है अपने बेटे को वोट दो। उनकी माँ बेटा कौन? बोला मेरा भाई बेटा रिक्शा चलाता है। तो चुनाव लड़ रहा है? बोली नहीं, एक बेटा मेरा चुनाव लड़ रहा है। नेताजी, जिस कप में आप चाय पी रहे हैं, एक गैस का कनेक्शन मेरे बेटे ने दिया, मेरा छत टपकता था, जो पक्का मकान मेरे बेटे ने बनवाया, बिजली कभी दिखाई नहीं देती थी और बिजली का कनेक्शन भी मेरे बेटे ने दिया है, आज बल्ब में रहता हूँ, और आयुष्मान का कार्ड भी 5 लाख का मेरे बेटे ने दिया है। मैं हमेशा अपने बेटे को वोट देता हूँ, हमारा बेटा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी मेरा बेटा है, क्योंकि मेरा बेटा बहुत बड़ी बात है। इसलिए बेटा जो अपने परिवार की चिंता न करे, अपने परिवार के किसी सदस्य को सरकारी गाड़ी में बैठे और एक गरीब की चिंता इधर, यही नहीं नेताजी, पहली बार देश का प्रधान सेवक धरती को उतर कर मेरे समाज का पैर धोने का किसी ने काम किया है। आजादी के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी दिव्य और भव्य तुमने काम किया, वो स्वच्छता करने का प्रयत्न किया। बाकी तो राजनीतिक दल आते हैं लूटने के लिए, हम लोगों का जो हमारी जो राहत कोष का पैसा भी हमारे पास आता है वो भी पहले लूट लेते थे। 15 साल कोई था नहीं, 5 साल पहले लूट लेते थे। ये फर्क साहब। और हाल ही में जैसे हमने सभी ने देखा कि काशी में मजदूरों का जिस तरह से मोदी जी ने सम्मान किया, वो आज तक मुझे नहीं लगता कि इतिहास में पहले किसी ने किया हो। उपाध्याय जी काशी विश्वनाथ का जिक्र कर दी, उसके पहले मैं इस राज्य के अंदर बंटारिया और मुसहर थारू राजस्व ग्राम में भी लोग नहीं जुड़े थे। योगी सरकार आने के बाद उस मुसहर को, थारू और बंटारिया को पक्का छत देने का किसी ने काम किया है तो आदरणीय योगी जी ने किया। जीना दूंगा बैठने का उनकी बेटे आज सम्मान से आज उस गांव में जाता हूँ तो देखता हूँ, मैं गया था उस गांव में बंटानी में, आज वो सम्मान से रहती है, नहीं तो कीचड़ भरा रहता था और घर में रह नहीं सकती। और जो आदरणीय मोदी जी ने किया है कोरोना महामारी में, जिस प्रकार कोरोना महामारी में काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर बनाने का काम किया, उन मजदूरों का सम्मान किसी ने किया है, देश का प्रधानमंत्री ने किया। मंत्रियों के साथ भोजन नहीं, उन मजदूरों के साथ भोजन करने का काम।
और जब बैठने लगे तो उन्होंने कुर्सियां भी उठा के रख दी, उनके बीच में बैठे। हाँ, उनके बीच में बैठे। दूसरी बात, राज्य के अंदर टीकाकरण हुआ। यही नहीं कि सरकार ने टीकाकरण भी करने का, मुफ्त टीकाकरण, मुफ्त राशन और मुफ्त पैसा अकाउंट में भेजने के किसी ने काम किया है तो योगी सरकार, आदरणीय मोदी सरकार ने किया है। और संगठन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में संगठन का एक एक कार्यकर्ता, बूथ स्तर का गरीब से गरीब कार्यकर्ता इस आपदा में, संगठन ने वैक्सीनेशन में भी काफी सहयोग किया है। बहुत सहयोग किया, कैंप लगाया, गांव गांव गए और लोगों का जीवन बचाने, अपना जीवन न बचाते हुए गरीबों की सेवा करने के लिए तत्पर रहे। अपने घर से गरीब कार्यकर्ता बूथ का लैया चना लेकर, खीरा ककड़ी लेकर सड़क पर आकर वह भोजन का किट और भोजन का पैकेट और राशन का किट भी वो गरीब से गरीब कार्यकर्ता 1 किलो, 100 ग्राम, 200 ग्राम लेकर सड़क पर आए, सतुआ लेकर, कि उसको भूख से कोई हमारा दुखी ना हो, उसका सेवा करने का काम किया। ये संगठन सिखाता है, ये भारतीय जनता पार्टी है। यही तो भारतीय जनता पार्टी है, इसीलिए यहाँ के कार्यकर्ता है, बूथ का कार्यकर्ता। बिल्कुल, आज यहाँ तक हम पहुंचते। आप एक आरोप पूर्ववर्ती सरकारों पर यह भी लगाते हैं कि जनहित योजनाओं में जातिवाद चलता था, धार्मिक तुष्टीकरण चलता था और धार्मिक तुष्टीकरण के चलते दलितों, वंचितों और पिछड़ों की उपेक्षा होती थी। आप इसे कैसे देखते हैं और आपकी सरकार इससे कैसे निपटी? देखिए, केंद्र सरकार, कल्पना करिए, केंद्र सरकार आते 27 व्यक्ति पिछड़ों को, दलितों को मंत्री बना, कैबिनेट में रहता, और पिछड़ा आयोग का 70 साल बाद गठन हुआ और चेयरमैन भी उसका निषाद बना। और आपके सामने हम 2-3 उदाहरण देता हूं, बाकी नाम नहीं, इतना समय भी आपके पास। कौशल किशोर जी पासी का एक बड़ा नेता और एक जबरदस्त नेता है। निरंजन ज्योति निषादों की आज मंत्री। भानु वर्मा कोरी है, उत्तर प्रदेश में। पंकज चौधरी मंत्री है। और सामाजिक अजय मिश्रा भी ब्राह्मण कोटे से मंत्री। जीएस धर्मेश है। जीएस धर्मेश जाटो समाज से। राज्यपाल चौहान, कई मतलब जिसकी राज्यसभा में राजभर, मतलब सभी, ये पहली ऐसी पार्टी है कि सभी लोगों का, सभी वर्गों का, समाज के सभी लोगों की चिंता करने का काम करते, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक भी सम्मान उसको मिले, इसकी हम चिंता करते हैं। इसलिए जो आरोप लगाते हैं वही तो जातिवाद की राजनीति करते हैं, वही तो वंशवाद की राजनीति करते हैं। एक ट्रस्ट चलाते हैं, दल नहीं है, दलदल है उनका। कभी भी उससे पार्टी में काम करने वाला यादव कार्यकर्ता, एक साधारण परिवार का कार्यकर्ता, कभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी ये सोच सकती है, बेटा है, हो सकता है अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष। और इस भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला एक बूथ का कार्यकर्ता वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। बिल्कुल, एक साधारण कार्यकर्ता। ये वंशवाद की पार्टी नहीं, परिवारवाद की पार्टी नहीं। एक भारतीय जनता पार्टी का एक आरोप ये भी रहा है कि पिछली सरकारों में बहुत सारे दंगे हुए और वे दंगे इसलिए होते थे कि राज्य सरकारें उन पर कार्रवाई नहीं करती थी। और ये पहली बार ऐसा है कि पिछले 5 साल में एक भी दंगा प्रदेश में नहीं हुआ है। देखिए, मनसा सपा कभी भी ठीक नहीं, हमेशा गुंडे माफियाओं का संरक्षण करते थे, ट्रांसफर उद्योग चलाते थे। तो अधिकारी कानून देखे कि महीना पैसा दे, तो ट्रांसफर उद्योग चलता था। अब मोरम खदान का पैसा गिनना है, ट्रांसफर का पैसा गिनना है, तो अपना उद्योग चलाएगा, ट्रांसफर, अपने नौकरी बचाएगा थाना, भाई महीना देना है, तो वो क्या करेगा? तो इसलिए इस राज्य के अंदर दंगाई, आतंकवादी घटना, नक्सलवादी घटना, माओवादी घटना लगभग जबरदस्त होता था। एक दिन ऐसा शेष नहीं रहता था जहां बम न फटते। लेकिन केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद एक भी बम उत्तर प्रदेश में फटा, और देश में भी बम फटा तो पाकिस्तान के अंदर घुस कर किसी ने मारा तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने मारा। एक इसका जिक्र करना चाहूंगा, जब सीएए का आंदोलन कुछ लोग प्रायोजित तरीके से चला रहे थे, उस समय जिस प्रकार की कार्रवाई योगी सरकार ने की है वह उसकी बड़ी तारीफ सब जगह होती है। देखिए, एक चीज तो अच्छा ही रहा योगी सरकार ने, किसी शरीफ व्यक्ति राज्य के अंदर, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, कोई शरीफ व्यक्ति
कानून का पालन करने वाला व्यक्ति कोई परेशान नहीं हुआ, चाहे हिंदू है, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई। वही परेशान हुए जो दंगाई और गुंडे प्रवृत्ति के लोग थे। ये वास्तव में फर्क साफ है। यही आदरणीय योगी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि वह थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं किया। हर राज्य में मुख्यमंत्री का कोई ना कोई व्यापारी ही चलाता रहा, कोई एक व्यक्ति, चाहे कोई ठेकेदार हो, वह टच हो जाता था मुख्यमंत्री से, पूरे राज्य का वसूली करता। लेकिन पहला ये मुख्यमंत्री है जिसके ऊपर 1 रुपए का दाग नहीं लगा सकता है कोई, और कोई गुंडे बदमाश है या किसी प्रकार के लोगों को तनिक भी सपोर्ट किया, तनिक भी नहीं सपोर्ट। मतलब कानून ही काम करेगा, न रोकना, न टोकना, न भटकाना। ये काम बीजेपी का कभी नहीं। हाल ही में विपक्ष ने भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। भारतीय जनता पार्टी की भी सूची जारी हुई है। उसमें 44 पिछड़ों को टिकट मिला है और लगभग 18 या 19 शायद अनुसूचित जाति जनजाति को टिकट मिले। तो आपकी सूची में और विपक्ष की सूची में क्या अंतर आप देखते हैं? आप अंतर का एक बेल पर और एक जेल में, नाहिद हसन जेल में और अब्दुल्ला बेल पर, अब्दुल्ला आजम जी बेल पर। और बीजेपी में सब जातियों के, सभी वर्गों के और एक अच्छी सूची जो जनता ने स्वीकार किया, और लोग हमारी सूची की तुलना किया करेंगे। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी की अच्छाई के कारण ही एक युवा आसिफ अरुण जी जो डीजीपी तक जाते और उत्तर प्रदेश के डीजीपी बनते, एक ईमानदार अधिकारी अपने नौकरी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को में ज्वाइन करते हैं, सदस्यता ग्रहण करते हैं, एक युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी में है। और उधर गुंडे ज्वाइन करते हैं, भ्रष्ट लोग ज्वाइन करते हैं, बेईमान ज्वाइन करते हैं और आरोप लगाते हैं बीजेपी पर। कुछ सीखना है तो बीजेपी की ईमानदारी पर सीखो। मैं गारंटी से कह देता हूं, हमारे गौरवशाली इतिहास है। हमारे नेता पर एक दाग कोई नहीं लगा सकता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी भाई आजाद, नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं। एक इनका पक्का मकान भी नहीं है दिल्ली के अंदर, न कोई परिवार का राजनीति करते, न लूट सकते, न कुछ कर सकते। केवल गरीबों, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री, शादी फ्री। ये कोई कर रहा है तो मोदी योगी सरकार है, बस, और कोई नहीं कर सकता। एक बस 2 सवाल और हैं। एक तो महिला सुरक्षा, बेहतर कानून व्यवस्था, गरीब कल्याण और युवाओं को नौकरी, ये ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं। अब आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं, तो आप अब इनको किस तरीके से जनता के सामने लेकर के जाएंगे और किस तरह से विपक्ष जो हमलावर हो रहा है उनका जवाब देंगे? आदरणीय उपाध्याय जी, मेरे सामने जो चुनौतियां हैं, 24 तक अभी बहुत घरों में स्वच्छ पानी नल मेरा शुरू होगा। स्वच्छ पानी देना है सभी गरीब के घरों में, सभी गरीब के घरों में नल जल, मतलब जल उनको स्वच्छ पानी देना है जिससे वो स्वस्थ रहे। सभी गरीबों का पक्का मकान बनाना है, सभी गरीबों को बिजली का कनेक्शन देना है, सौभाग्य सभी को, और उनकी शिक्षा चिकित्सा दोनों फ्री करना है। आयुष्मान का कार्ड भी और फ्री भी बच्चों को, सभी बच्चों को फ्री में शिक्षा भी, और उन बेटियों का शादी भी करने का काम कोई करेगा तो योगी सरकार करेगा। और कानून का राज रहेगा, कानून को छेड़ने, जो संविधान है आरक्षण का, आरक्षण के भी पालन होगा और कानून का भी राज रहेगा। दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, ये किसी को तकलीफ नहीं होगा। एक गांव में रहने वाले व्यक्ति का किसान सम्मान निधि, खतौनी और उनके उत्पादन का क्रय केंद्र ईमानदारी से उनको खरीदा जाएगा। एमएसपी बढ़ा है, किसान सम्मान निधि मिल रहा है, गन्ने का भुगतान बहुत हुआ है, गन्ने का भुगतान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, सांप काटने पर, बिजली का करंट लगने पर बेचारा भटकता था, उसे लगना नहीं चाहिए, मृत्यु नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्य। लेकिन कुछ होता है घटना तो 5 लाख का चेक शाम तक कोई घर पर पहुंचाता है तो योगी सरकार उसके जिलाधिकारी को, ये सब कभी रहा है? ईमानदारी से उसे अकाउंट में जाता है। आज एक गरीब गांव का शांति से रहना चाहता है, दूर दूर तक वो कहता है कि सपा आने ना पावे,
वह केवल कहते हैं कि यार इतनी शांति है, मोदी और योगी जैसा नेता कहां मिलेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पक्ष में। अब एक आखिरी सवाल, क्या ये चुनाव आप परिवारवाद वर्सेस विकासवाद के बीच में देखते हैं? जनता समझ चुकी है कि सपा बसपा एक ट्रस्ट चला, ये दल नहीं है, न इनके पार्टी में लोकतंत्र है, ये वंशवाद की पार्टियां हैं और वंशवाद जहां रहता है वहां जातिवाद होता है और जहां जातिवाद होता है वहां भ्रष्टाचार होता है। इसलिए ये दल है ही नहीं है और दलदल है। भारतीय जनता पार्टी एक ईमानदार नेतृत्व है, एक उसकी सोच है कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए। आज इसी कारण समाज के सभी वर्ग और सभी जातियों को समाज में सम्मान मिल रहा है और मैं विश्वास दिलाता हूं आपके सामने, सीना ठोक के कह सकता हूं कि आप सब भरोसा रखना मोदी योगी पर। दुनिया में ऐसा नेता नहीं मिलेंगे, जो भी थोड़ा बहुत काम नहीं हुआ है वो पूर्ण काम मोदी योगी करेंगे। ये तो क्यों लूटने के लिए आए, भूखे लूटने के लिए आए हैं, आगे भी लूटने की इनकी मंशा है। इसलिए जनता सोच चुकी है, जनता समझ चुकी है कि इन भ्रष्टों को रोकना। अभी सत्ता नहीं आई, अभी गुंडे करने लगे हैं। उनकी वीडियो देखिए, 100 की स्पीड में गाड़ी दौड़ाने लगे हैं, गांव में लगता है जैसे कि वह किसी को जीने नहीं देंगे और बिना सत्ता को सोच रहे मुख्यमंत्री हम बन गए जैसे, और दूर दूर तक आने वाले नहीं है। जनता सोच चुकी है, न जनता पूरे उत्तर प्रदेश न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न परिवारवाद, न वंशवाद, वो गोत्र भी नहीं देखेगा। वोट देगा तो राष्ट्रवाद के नाम पर देगा, गरीब के कल्याण के नाम पर वोट देगा, गरीब की खुशहाली के लिए वोट देगा और उत्तर प्रदेश समृद्धशाली बनाने के लिए वोट देगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वतंत्र देव जी, आपने बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए। मुझे लगता है कि जनता को काफी हद तक अपने सवालों के जवाब मिले होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।